नमस्कार। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने एक साधारण परिवार से सियासत के करियर की शुरुआत की और देश में राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। अटल जी की शख्सियत इतनी दमदार थी कि दल कोई रहा हो, नेता कोई रहा हो, संसद के भीतर या बाहर सड़क तक उनके बारे में कभी किसी ने कोई अप्रिय बात नहीं कही। वो सबके प्रिय थे और भाषण कौशल के माहिर थे। उनके भाषण, ऐतिहासिक भाषण आज भी आर्काइव में सुरक्षित रखे हुए हैं। और जब भी पार्लियामेंट में डिस्कशन की बात आती है तो अटल जी को याद किया जाता है, उस शालीनता के बारे में बात की जाती है, उस संजीदगी के बारे में बात की जाती है, उस भाषण कौशल के बारे में बात की जाती है जो अटल जी के पास था। हम देख रहे हैं अभी पार्लियामेंट में जिस तरह की बहसें हो रही हैं, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी और ज़्यादा प्रासंगिक हो उठते हैं, उनका ये कौशल और ज़्यादा प्रासंगिक हो उठता है। उनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है और आज हम मेरठ शहर की एक ऐसी शख्सियत से उनके बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ अटल जी के बहुत करीबी रहे, बल्कि अपने करियर के शुरुआत में छात्र राजनीति में रहे। मेरठ के 2 कॉलेजों में छात्र प्रतिनिधि रहे, डीएन कॉलेज मेरठ में छात्र संघ के अध्यक्ष और ऐतिहासिक और बहुत ही प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज मेरठ में छात्र संघ के महामंत्री। आपके महामंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी उस वक्त आए थे। 75 के 74 के आसपास की बात होगी। हम बात कर रहे हैं अरुण वशिष्ठ जी की। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपकी बहुत करीबियाँ रही अटल जी के साथ और आप चूंकि युवावस्था में बहुत सक्रिय रहे, इमरजेंसी के दौरान में जेल में भी गए, आप लोकतंत्र सेनानी हैं और उस वक्त भी अटल जी लगातार मेरठ आते थे इमरजेंसी के दौर में भी। तो हमें कुछ पुरानी बातें बताइए कि आप कैसे उनके करीब गए। कई किस्से भी हैं आपसे जुड़े हुए, अटल जी से जुड़े हुए, उन पर भी हम बात करेंगे। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जब आँख खुली तब से मैंने अटल जी को सुना और फिर उन्हें देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जब मैं पढ़ता था तब उनके भाषण रेडियो पर सुनने को मिलते थे या अखबार में पढ़ने को मिलता था। वो अद्भुत वाक्पटुता और एक सशक्त वाणी के धनी व्यक्ति थे। जब भी उनको सुना तो चाहे वो पार्टी की जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में सुना, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में सुना, एक भीड़ उमड़ती थी उन्हें सुनने के लिए। लोगों के मन में एक उत्साह रहता था। मुझे आज भी याद है 1967 में जब पहली बार मोहनलाल कपूर मेरठ से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुँचे। 67, 69, 74, 71 की लोकसभा, हर चुनाव में अटल जी को मेरठ आना होता था, उनको बुलाया जाता था और उनका भाषण सुनने के लिए कई कई ज़िलों से, यानी सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, ये तमाम ज़िलों से लोग बसों में बैठकर आया करते थे। देर तक उनके भाषण सुना करते थे। बड़ी संख्या में सारा शहर में उनके आने और उनके जाने के बाद तक उनके भाषण की चर्चा होती थी। वो किस्सा हमें बताइए आप, कि बहुत मशहूर है वो किस्सा, लोग चर्चा भी करते हैं और आपके जहन में भी वो यादें ताज़ा होंगी एकदम। जब पहली बार आप छात्र संघ के नेता के तौर पर उनके मंच में उनकी रैली पे जाना चाहते थे, उनको मेमोरेंडम एक देना चाहते थे, तब क्या हुआ था? रविंद्र जी, ये बात आपातकाल की समाप्ति के बाद की है। 1977 में आपातकाल मार्च में समाप्त हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल जी उस सरकार में विदेश मंत्री थे। मुझे भी इमरजेंसी के दौरान लगभग 19 महीने DIR और मीसा के तहत मैं रहा था। उससे पहले मेरठ कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री। इस नाते एक मेरी एक युवा, एक जुझारू युवा के रूप में छवि थी। इमरजेंसी के दौरान जिन अधिकारियों ने हमारे और हमारे परिवार के लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया था, उनका इस नई सरकार में आने के बाद प्रमोशन या उनको कुछ प्राइज पोस्टिंग मिल रही थी, जिस पर परिवारों में रोष था। मुझे कहा गया कि आज अटल जी आ रहे हैं तो उनके सामने ज्ञापन दिया जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने परिवारों को परेशान किया है, उनको इस प्रकार की पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए।
मैं युवा था, नौजवान था और मैंने एक ज्ञापन देने का साथियों के कहने पर निर्णय किया। जब ज्ञापन देने जिमखाना मैदान में पहुंचे, जिमखाना मैदान खचाखच भरा हुआ था। माननीय अटल जी मंच पर आ चुके थे। मुझे मंच पर जाना था, जिसमें मुझे रोका गया, लेकिन नौजवानों के दबाव में और मुझे मंच पर भेजा गया। मैंने वो ज्ञापन जब पढ़ा तो शायद पढ़ने से पहले कुछ गलतफहमी हो गई और अटल जी ने समझा कि कोई नौजवान सभा में विघ्न डालने के लिए आया है, तो स्वयं खड़े हो गए और मुझे वो मंच से उतरने के लिए कहने लगे। मेरे लिए एक बहुत अप्रत्याशित था और मैं एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता शुरू से रहा हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूँ। नहीं, ये उससे पहले तो सर मैं रोकना चाहूँगा आपको कि आपके जो साथी थे, वो आपको कंधों पे उठाए हुए थे और वो आपको मंच पर लेकर के जा रहे थे और उधर से अटल जी आगे आस्तीन चढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कौन है, इनको नीचे उतारिए, क्यों विघ्न पैदा कर रहे हैं? जी, कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय नौजवानों में मेरी कुछ लोकप्रियता थी और वो चाहते थे कि मैं मंच पर चढ़ूं, ज्ञापन दूं, और जो मंच कर जो आयोजक थे उनके द्वारा जो मुझे रोका जा रहा था, उनके रोकने को उन नौजवानों ने विफल किया और मुझे एक तरह से कंधे पर उठाकर और वो मंच तक ले गए। वो तो पल कैसे रहे होंगे कि जब आपके साथी तो आपको मंच पर चढ़ा रहे थे और उधर से अटल जी आस्तीनें चढ़ा रहे थे कि ये कौन लड़का है जो मंच पर चला रहा है इस तरह से नारे लगवाते हुए? आप उस समय के मेरी मनस्थिति की मैं भी आज सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। मैं अटल जी को देश का सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक माने नेता से अधिक मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हें श्रद्धेय के रूप में देखता हूँ और मैं उनके सामने किसी तरह की अशिष्टता या अभद्रता करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मंच की ओर से जब इस प्रकार का हुआ तो निश्चित रूप से मैं बहुत विचलित था और मेरे मन में तरह तरह से विचार आ रहे थे। लेकिन ये अटल जी की महानता है कि उन्होंने थोड़े देर के प्रतिरोध के बाद और मोहनलाल कपूर जी जो उस समय प्रत्याशी थे, उनके बताने के बाद मुझे मंच पर आने का अवसर दिया और न केवल अवसर दिया बल्कि मैंने अपना ज्ञापन पढ़ा और ज्ञापन में दी हुई बातों का उन्होंने पढ़ने के सुनने के बाद उनको लगा कि कुछ में कुछ गलत नहीं था और मैंने तो उनसे माफ़ी मांगी ही मांगी थी। लेकिन मैं उस समय बिल्कुल विनम्र भाव से मेरी ये स्थिति हो गई जब अटल जी ने स्वयं मन से कहा कि लड़के की गलती नहीं थी और अगर उसकी कोई गलती थी तो हमने भी कोई कमी नहीं की थी। मैं उनका बहुत हृदय से, वो दिन मेरी राजनीति का अंतिम दिन भी हो सकता था, लेकिन मुझे उनकी ओर से प्रेरणा मिली और आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो पहली घटना मेरे जीवन की ऐसी रही कि देश के राजनीति के शिखर पुरुष पुरुष के सामने इस प्रकार की घटना हो और उन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए न केवल मेरे उस समय के व्यवहार पर कोई ऐसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी और मुझे आगे बढ़ने का जीवन में अवसर दिया। एक बार आप उनसे मिलने पहुंच गए दिल्ली बिना टाइम लिए, तो वो क्या किस्सा था? नहीं, अटल जी तो सबके लिए सुलभ थे और जिस प्रकार आज राजनीति में हो गया है कि समय मिलने पर भी, समय मांगने पर मिलता नहीं और मिलने पर लोग नहीं मिलते, वो समय ऐसा नहीं था। एक बार हम वैसे ही उनकी कोठी के आगे से जा रहे थे और लगा कि अटल जी से मिलना चाहिए, तो रायसीना रोड पर अटल जी से मिलने के लिए रुक गए। गेट पर रुके, हमने कहा अटल जी से मिलना है, उन्होंने कहा कोई समय लिया है, हमने नहीं लिया है। तो बोले फिर कैसे मिल सकते हैं? मैंने, आप हमें रिसेप्शन तक जाने दीजिए, बात करेंगे, मिलना हुआ तो ठीक है, नहीं वापस आ जाएंगे। रिसेप्शन पे गए, वहाँ भी उन्होंने पूछा कि भाई बिना समय लिए तो नहीं मिला जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है, वापस चले जाएंगे, लेकिन एक बार आप कोई नहीं हो सकता है तो समय हमारी सूचना भिजवा दीजिएगा। वो सूचना सौभाग्य से भिजवा दी गई, लेकिन वो समय कल्पनाथ राय जी उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको आना था और वो थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए शायद थोड़ा गैप हुआ। अटल जी ने हमें अंदर बुलवा लिया और मैं तो सोच सोच कर आज भी मेरा मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। कितने महान नेता थे अटल जी कि जहाँ बिना अपॉइंटमेंट के भी और मिलने का अवसर वो अपने कार्यकर्ताओं को दे देते थे। आप मिलने गए अंदर तो अटल जी ने कहा नहीं बिना टाइम लिए आ गए? अटल जी ने हर बात को, गंभीर से गंभीर बात को वो थोड़ा सा हास्य विनोद में कह देते थे, जिसमें एक तरह से उनकी फटकार भी होती थी और स्नेह भी होता था। उन्होंने कहा कि
अटल जी तो खाली बैठे होंगे, बिना मिल उनको बताया गया होगा कि अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई नौजवान दो मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बिना अपॉइंटमेंट के बिना समय लिए आ जाते हो। मैंने कहा जी आपसे अवसर मिल गया, मिलना हो गया, सौभाग्य रहा, नहीं मिलना होता वापस चले जाते। लेकिन उन्होंने बहुत सहजता से हमसे न केवल मिले बल्कि हमारा मन भी रखा। आपके मन की बात भी उन्होंने भांप ली कि क्यों आए आप। वो तो अद्भुत अद्भुत व्यक्ति थे अटल जी। अटल जी के बारे में बहुत बातें बताई जा सकती हैं और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके कुछ की जिक्र करना ठीक भी है, कुछ का नहीं भी है, नहीं, लेकिन उनको ये कैसे पता चला कि आप किस लिए आए हैं, और फिर आपको उन पलों में कैसा लगा जब आपको लगा कि अटल जी को ये कैसे पता कि हम बिना टाइम लिए बहाने से आ गए, और किस मकसद से आए ये भी उनको पता चल गया। वो समय था, उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही थी और एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। श्रीमान जगदम्बिका पाल जी ने उधर हमारे पार्टी में सरकार को ज्वाइन किया था, समर्थन किया था। और मेरे मित्र और आज विधायक हैं अमित अग्रवाल, वो उस समय भी विधायक हुआ करते थे। हम उनकी सिफारिश के लिए कि उनको मंत्री बनवाया जाए, इसलिए अटल जी के पास गए थे बिना और टाइम लिया आप बिना पहुंच गए। टाइम लिए पहुंच गए। और अटल जी ने थोड़ी देर आंख बंद करके हमें बैठे रहे, और फिर जब उन्होंने आंख खोले तो बोले मंत्री बनवाने आए हो। हमने तो अपनी बात रखी भी नहीं थी, लेकिन वो इतना समझ गए बिना कहे। तो ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी, उनकी योग्यता थी, कार्यकर्ताओं के भावों को पढ़ने की उनका एक अद्भुत कौशल उनके पास था। और उन्होंने हमें बताया कि कोई नहीं बनना है मंत्री, जो आए हैं वही बनेंगे। और वही बाहर निकल के हमने रेडियो पे टीवी पर देखा कि वो जगदम्बिका पाल के साथ जी जो जो विधायक 21 विधायक आए थे वो सभी उस समय मंत्री बन गए थे। बहुत रोचक किस्से हैं अटल जी के। कोई नंबर याद पड़ता होगा सर आपको, कितनी बार आए होंगे मेरठ? नहीं, वो अक्सर आया करते थे, वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, मेरठ से उनको बहुत लगाव था। मेरठ के लोग उनको बार बार बुलाया करते थे। तमाम किस्सों में एक बार हम मोहन जी के लिए उनके टिकट के लिए गए, वो 3 बार विधायक रह चुके थे। मोहनलाल कपूर साहब मेरठ शहर सीट से एमएलए रहे थे। 67, 69, 74 वो विधायक थे। 77 में चुनाव लड़े थे, दुर्भाग्य से हार गए थे। उसके बाद फिर गए 80, और उसके बाद तो फिर अटल जी ने कहा क्या बात है, वही मियाँ घर को वही मियाँ बाजार को। विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब आप, कोई और नहीं खड़ा होगा, आप लोग क्यों नहीं। इस तरीके से वो बात रखते थे। और उनका मेरठ से बहुत लगाव था, वो व्यक्तिगत रूप से सबको जानते थे और हम सबके बुलावे पर आ जाते थे वो, और तमाम अवसरों पर वो आए। और वो समय था जब वो कार्यकर्ताओं के घर पर रुका करते थे। और सर्किट हाउस में नहीं रुकते थे? हाँ, मुझे याद आता है कि लगभग 90 तक तो वो घरों में ही रुके। उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बने, किस किस के यहाँ रुके, कुछ नाम बताएंगे तो 4 लोगों के? एक लक्ष्मी जी हैं हमारे, उनके यहाँ रुके। द्वारकानाथ अग्रवाल जी, स्पोर्ट्स का काम है, उनके यहाँ रुके। राजेश्वर जी के यहाँ रुके। नंदगोपाल जी के यहाँ रुके। मुझे कई घर ऐसे ध्यान, नंदगोपाल सिंगल जी। लेकिन वो इस तरह के कार्यकर्ता थे और हम लोग भी इन्हीं के यहाँ अटल जी से मिलने जाते थे, तो उनके साथ होते थे। अटल जी स्वभाव से बहुत कार्यकर्ताओं के साथ निकटता बना लेते थे और बहुत उनको सहज करके उनसे बात करते थे। एक बार किसी के घर से खाना मंगा के खाया, आप बता रहे थे, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं घर से ही ले आओ खाना, मैं खा लूँगा। अद्भुत है। और वो मेरठ में, ये तो अभी 20-25 साल पुरानी बात है, मेरठ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें अटल जी को आना था। अटल जी की व्यवस्था सर्किट हाउस में उनके जब तक कार्यक्रम से उनका नंबर आता वहाँ करने, उस विश्राम की व्यवस्था थी। मैं उसमें जो टीम थी उसका साथ उनका वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। समाचार आया कि अटल जी आ गए हैं, लेकिन वहीं कार्यक्रम स्थल पर रुक गए हैं, अब यहाँ नहीं आएंगे सर्किट हाउस। लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी देर बाद पता लगा कि अटल जी आ रहे हैं। अटल जी अकेले आ गए। हम 2-4 कार्यकर्ता उस समय वहाँ मौजूद थे। हमने उनसे पूछा तो हमने उनसे जलपान के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए पूछा कुछ क्या लेंगे इस समय, तो उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा मैं आराम करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद हमने फिर पूछा तो बोले अच्छा क्या खिला सकते हो। हमने जो आप कहेंगे तो
तो सर्किट हाउस में व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि वो भोजन उन्होंने वहाँ करना नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा तो उन्होंने शायद खिचड़ी के लिए और कुछ और जो भोजन में बताया होगा। अब वो तभी उनको व्यवस्था बनाने लगे हम लोग। तो ये कार्यकर्ता है हमारे सुमनेश अग्रवाल, उनका घर साकेत में है, तो उनको नज़दीकी थे, तो उनको मैंने कहा कि भाई जल्दी से कुछ अटल जी के लिए भोजन लाना। उनके यहाँ पहले रुक भी चुके थे अटल जी, उनके पिताजी द्वारका जी के यहाँ। तो वो भोजन की तैयारी चल रही होगी, इतनी देर में कल्याण सिंह जी अटल जी को लेने आ गए और वहाँ बैठे, उनको कहा तो अटल जी भूल गए थे, या उनको लगा कि कल्याण सिंह जी आ गए, वो चलने लगे कि चलिए चलते हैं। तुरंत उन्हें ध्यान आया कि नहीं, मैंने तो लड़कों को भोजन के लिए कह रखा है और इनका दिल टूट जाएगा अगर मैं भोजन नहीं करूँगा। तो उन्होंने कल्याण सिंह जी को वापस भेज दिया और कहा मैं भोजन करके आऊँगा। तो उन्होंने एक बड़ा मान रखा हम कार्यकर्ताओं का, वो घर से बना हुआ भोजन आया और भोजन करके ही वो कार्यक्रम स्थल तक गए। तो ऐसे जो छोटी छोटी सी भी जो घटनाएं हैं, हम कार्यकर्ताओं को हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आज तो अगर कहीं भोज होता भी है तो कई बार नेता नहीं पहुंच पाते, तो बड़ी व्यवस्था भी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन उन्हें एक कार्यकर्ता से आए हुए भोजन को स्वीकार करने के लिए, कार्यक्रम में थोड़ा देर से जाने के लिए, और कल्याण सिंह जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को उनको कहा कि आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आप सिफारिश में तो गए अटल जी के पास, अपने लिए आपने कुछ नहीं मांगा कभी अटल जी से? जैसे आपको लगा हो कि आप कई बार मिलते हैं तो इस बार जाऊं, मन बनाया हो कि इस बार तो कुछ कर ही लेता हूँ, इस बार तो कुछ कर ही लेता हूँ, कोई टिकट मांग लेता हूँ या कोई पद मांग लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं आया? सच बात यह है कि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा और मुझे लगा भी नहीं कि उनसे मांगने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि जब कभी मैं उनके ध्यान में आऊँगा तो वो मेरी चिंता कर लेंगे, लेकिन शायद जब तक वो समय आया वो इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद तब भी था और आज भी है मेरे पर। अच्छा, जब इमरजेंसी में अरेस्टिंग हो रही थी और कुछ लोग चौधरी साहब के पास गए, उन्होंने अटल जी के पास भेज दिया, वो क्या प्रसंग था? नहीं, वो वही घटना जो थी, जो जिमखाना मैदान में हुई थी। तो उन अधिकारियों पर फिर हमारी शिकायत के बाद कार्रवाई होनी थी, तो वो मतलब ये वो अधिकारी थे जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त में जी अरेस्टिंग की थी जी और फिर जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। जी जी तो जनता तब आप लोग ये चाहते हैं कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जो इमरजेंसी के वक्त में दमन की कार्रवाई कर रहे थे। तो वो असल में वो इमरजेंसी का समय बहुत संवेदनशील समय था और उस समय की जो कठिनाइयाँ थीं उनको केवल वही अनुभव कर सकता है जिन्होंने उसको उस समय देखा था, चाहे वो परिवार हो और चाहे वो व्यक्ति स्वयं रहे हो। उस समय न कोई अपील थी, न वकील थी, न दलील था, कोई सहयोगी नहीं था, कचहरी में जमानत नहीं होती थी और जिसको चाहते थे प्रशासन के लोग उठा लेते थे, कुछ भी आरोप कुछ भी लगाकर। तो ऐसे में जो लोग, हम लोग बच्चे लोग जेल चले गए, पर परिवारों को का उत्पीड़न होता रहा, कभी गिरफ्तारी के लिए, कभी कुर्की के लिए, कभी कुछ के लिए, और कोई समाज में कोई सहयोगी नहीं था, कचहरी से भी, वकीलों की भी कोई मदद नहीं थी। तो हमारे परिवार के लोग बहुत पीड़ित थे और उनको ये बड़ा कष्ट था कि जिन अधिकारियों के पीछे पीछे हम उनको सफाई देते देते 2 साल तक और उनके पीछे भागते रहे और उन्होंने परिवार को प्रताड़ित किया, ऐसे अधिकारियों को इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जब अपनी सरकार आ गई है तो उनको ऐसी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए जो सरकारी नौकरी में प्राइज पोस्टिंग कहलाती है। मलाईदार पोस्टिंग। मलाईदार पोस्टिंग। एक अधिकारी उसमें से डीएसपी से एसपी बनाए गए थे उसी समय। चाहिए तो ये था अगर सरकार उल्टी होती तो वो तो सस्पेंड किए जाने चाहिए थे, लेकिन उनको एसपी बनाया गया। और दूसरे अधिकारी को चौधरी साहब उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, वो कहीं से जोड़ जुगाड़ लगा के उनके पर्सनल स्टाफ में पहुंच गए थे। तो इस बात का विरोध था, पर अटल जी के सामने जब प्रदर्शन हुआ और अटल जी के ध्यान में कोई संज्ञान में बात ला दी गई हो तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित थी। तो परेशानी में वो अपनी सिफारिश के लिए चौधरी साहब के पास ही पहुँचे। अभी कल ही चौधरी साहब का जन्मदिन था, मुझे उनके साथ भी मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा। तो चौधरी साहब के पास जब गए तो मुझे बताया गया, बाद में उन्हीं अधिकारियों द्वारा बताया गया, चौधरी साहब ने कहा मामला अटल जी का, अटल जी से बात करिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अटल जी के पास गए तो उन्होंने और भी बड़ा बड़प्पन दिखाया और उन्होंने कहा कि लड़के लोग आपसे क्यों नाराज़ हैं,
और नाराज़गी जहाँ है वहाँ जाके दूर करिए। माने अटल जी ने भी उनको वापस भेज दिया। फिर समझा जा सकता है कि उन अधिकारियों की क्या स्थिति रही होगी, और वो अभयदान केवल हम लोगों से ही मिल सकता था। तो वो हम लोगों से मिले करे। वो अधिकारी आप लोगों से मिले? व्यक्तिगत रूप से मेरा उनका साथ संबंध खराब नहीं था। रिटायर हो गए अभी वो या अभी हैं जो? अब तो नहीं है, दुनिया में नहीं है। हाँ, नागर साहब भी अभी पिछले दिनों ही डेथ हुई है, पर मेरा उनके साथ काफ़ी समय तक संपर्क रहा। चंदोला साहब भी, शिव प्रसाद चंदोला सीओ हुआ करते थे और आरसी नागर साहब सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो कुल मिला के ये सारे काम उस समय के, चाहे वो अटल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, सबका एक एक कहना चाहिए उस समय राजनीति में जो नैतिकता और जो ईमानदारी और जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका स्नेह भाव रहता था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अटल जी हैं। अटल जी सम्मान से भी ऊपर श्रद्धा के पात्र हैं हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नींव में अटल जी हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, अडवाणी जी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन अटल जी ने जो लोकप्रियता पार्टी को दी, और जो 3 बार के प्रधानमंत्री की बात अभी आपने बताई, उसमें मुझे तो वो सारा समय उनका याद है। वो 13 दिन के प्रधानमंत्री, 13 महीने के प्रधानमंत्री, और फिर एक पूरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने तमाम वो बातें रखी जो आज की राजनीति में, आज जो संसद में जिस प्रकार से हो हल्ला और जिस तरीके से शब्दबाण चलते हैं, अटल जी का वो कहना, एक वोट से सरकार गिर रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शब्द बाण क्या सर, अब तो जहर बुझे तीर चलते हैं, शब्द बाण तो पहले चला करते थे। तो बहुत स्तर गिर गया है। लेकिन आज अटल जी कहीं ना कहीं जहाँ भी स्वर्ग में हैं, उनको निश्चित रूप से इस गिरते हुए स्तर पर न केवल चिंता होगी, दुख भी होता होगा। हम तो भले ही उनकी पीढ़ी के न हों, पर उनके पाले पोसे हुए कार्यकर्ता हैं। आज भी हमें अटल जी में अपना आदर्श दिखाई देता है, और अटल जी सर्वकालीन, अजात शत्रु, सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ राजनेता किसी भी दल की ओर से इस देश के कहे जा सकते हैं। एक बार बहुत मशहूर है ये उनका, ये क्लिपिंग बहुत वायरल भी होती है। पार्लियामेंट में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे तो जीवन दान राजीव गांधी की वजह से मिला, उन्होंने इलाज के लिए मुझे विदेश भेजा, और विदेश कोई डेलीगेशन जाना था। उस डेलीगेशन में उन्होंने मुझसे कहा कि अटल जी आप जाइए इस डेलीगेशन में, और चूंकि राजीव जी ये चाहते थे कि मैं डेलीगेशन में चला जाऊं तो उसी दौरान मुझे इलाज मिल जाए वहाँ पे। तो ये एक लेवल था पॉलिटिक्स में, आपसी रिश्तों का, संबंधों का, विचारधारा के इतर, सत्ता के इतर, दल के इतर जाके। और वो इतना बड़ा दिल अटल जी ने भी दिखाया कि इसको सार्वजनिक कर दिया उन्होंने इस फैक्ट को। राजीव गांधी ने सार्वजनिक नहीं किया इसको अटल जी सार्वजनिक करते हैं। ये आप ठीक कह रहे हैं, और एक ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है अटल जी के लिए। इंदिरा जी, जिनके साथ वो नेता प्रतिपक्ष रहे और कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने इंदिरा जी के साथ संघर्ष किया, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उन्होंने उनको देवी दुर्गा कह के कहा। ये भी वायरल है। अगर राजीव गांधी ने उनको स्वास्थ्य की उनकी चिंता की तो उन्होंने उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया है। पर ये अटल जी थे जो संसद में, जहाँ एक और विरोधी पक्ष की मजबूती से भूमिका निभाते थे और व्यक्तिगत संबंध बनाए भी रखते थे, और कभी भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। और जहाँ आभार प्रदर्शन की आवश्यकता थी, जहाँ प्रशंसा की ज़रूरत थी, वहाँ प्रशंसा भी की। आज के समय में ये देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसीलिए अटल जी को कहा गया कि वो अजात शत्रु हैं, उनका राजनीति में कोई शत्रु नहीं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक संसद या संसद के बाहर किसी भी विपक्षी दल के नेता को भी उनके प्रति अपमानजनक भाषा या किसी प्रकार का आरोप लगाते हुए नहीं सुना। ऐसे महान अटल जी का इस जन्मदिन पर आप जो ये कार्यक्रम किए हैं या जो रख रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश की जनताओं को, विशेष रूप से युवाओं को उनके बारे में जानने की ज़रूरत है।